हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज की क्लास में हम टाइप ऑफ लोक डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, लोकतंत्र के प्रकार, जो सीएससी 2022 और 21 के मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर जो मेंस का क्वेश्चन की बात करें, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो क्वेश्चन होगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं तथा क्या ये जो भारत में प्रचलित लोकतंत्र है वो किसका प्रारूप है। या अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप का रहेगा तो लोकतंत्र के संपूर्ण व्याख्या करें 400 से 450 शब्दों में। ठीक है, इस तरह से मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है। इसके पहले लोकतंत्र के बारे में हम जानेंगे, लोकतंत्र क्या कहता है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र कहता है कि जनता द्वारा जनता के लिए कार्यपालिका या शासन का गठन किया जाए, वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। प्राचीन काल में जो है यह लोकतंत्र यूनान में प्रचलित था। यूनानी सभ्यता में जो है प्राचीन काल में यह लोकतंत्र प्रचलित था, जहाँ का जो नागरिक है, जहाँ नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय करने का अधिकार रखता था। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दासों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। यूनानी सभ्यता में लोकतंत्र था, वो स्वतंत्र, उसमें वहाँ के जनता जो थे वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकते थे, निर्णय दे सकते थे। लेकिन वहाँ जो दासकीय स्थिति था, वो दासकीय स्थिति बेहद खराब थी। दास जो है इस लोकतंत्र का भाग नहीं था, अर्थात जो है दासों को लोकतंत्र में अधिकार लेने का भाग नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अगर इसके पहले बात 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, तो अमेरिका में 1776 के पहले किसका था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन यहाँ उपनिवेश था। कॉलोनाइज सिस्टम किसका था? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का कॉलोनी होने के कारण जो है 1776 में यह आज़ाद हुआ। अब जो है 1976 के बाद 1976 में जो है जॉर्ज वाशिंगटन के जो नेतृत्व में वहाँ एक जन आंदोलन चला। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद यहाँ जो स्थापना हुआ वह लोकतंत्र की स्थापना हुआ। ठीक है, कब? 1776 में। इसके पहले 1666 में ब्रिटेन में जो रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति, अर्थात क्या हुआ था 1688 में? 1688 का में जो था, बिना एक बूंद रक्त बहाए हुए यह क्रांति हुआ ब्रिटेन में। और यह क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया। यहाँ का जो राजा था जेम्स द्वितीय था, उसको हटा करके उसके बेटी को वहाँ जो है राजा बना दिया। बेटी कौन था? बेटी मरियम थी। तभी से जो है यहाँ की सत्ता पर महारानी का आधिपत्य ज़्यादा रहता है। वहाँ की जो बेटी थी जेम्स द्वितीय की, मरियम, उसको राजा बना दिया गया। और राजा जो है, अब जो है यह राजा तो वंशानुगत रहा। आज भी राजा वंशानुगत है ब्रिटेन में, लेकिन यह जो है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है।
ब्रिटेन में राजा जो है नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। इसके बाद जो है यहाँ दो का गठन किया गया, दो सदन का गठन किया गया, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड, दो का गठन किया, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसमें जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के द्वारा जो चुना जाता है वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है। आज भी दो वहाँ का है, कौन कौन सा, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, यहाँ दो भी पार्टी है। तो यह जो है 1688 में रंगीन क्रांति के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और यहाँ जो है लोकतंत्र की स्थापना हुआ। ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुआ। इसके अब ये देखते हैं कि 1688 में जो है ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुआ और 1776 में इसका अमेरिका का। लेकिन 1666 में आजाद होने के बाद भी यहाँ जो है संविधान का निर्माण नहीं हुआ, संविधान का निर्माण नहीं हुआ। 1700 अगर पूछेगा क्वेश्चन 1776 में जो है अमेरिका आजाद होने के बाद सर्वप्रथम संविधान का निर्माण जो किया वो अमेरिका किया था। अगर क्वेश्चन रहेगा कि संविधान का निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया तो अमेरिका में। अगर जो है ये कह दिया जाए क्वेश्चन रंगीन क्रांति के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुआ तो क्या संविधान का निर्माण उस समय किया गया, तो आंसर होगा नहीं, उस समय जो है संविधान का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, आगे जब चलते हैं इसके आगे, एक मिनट, इसके आगे देखते हैं क्या 1789 में, 1789 में क्या हुआ, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के समय यहाँ जो था लुई 16वां राजा था। कौन था? लुई 16वां राजा था। इसका जो काम था कुलीन वर्ग, यह जो मान्यता देता था कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग या पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग को यह जो मान्यता देता था। लेकिन यह जो था लुई फ्रांसीसी क्रांति लुई 16वां के काल में कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग जो ये काफी कम था, जनसंख्या में काफी कम था, काफी धनी थे और जन सामान्य का इसमें जो था कोई प्रभाव नहीं होता था। तो यहाँ जो है क्रांति यह जो है एक जन आंदोलन चला जो चला 1789 से 1793 तक, 1789 से 1793 तक एक जन आंदोलन चला। इस जन आंदोलन के फलस्वरूप लुई 16वां को पूरी तरह से कुलीन वर्ग और पुरोहित वर्ग के साथ उखाड़ करके फेंक दिया गया और क्या है फ्रांस में जो है लोकतंत्र की स्थापना किया गया। ठीक है, लोकतंत्र। एक और महत्व 1990 में भी जो है यूएसएसआर का विखंडन करके वहां भी लोकतंत्र की स्थापना किया गया। ये सारे लगभग जो है 20वीं सदी अगर बात करें तो लगभग 20वीं सदी तक हर देश, कुछ देश छोड़कर जैसे आज भी सीरिया है, ताइवान है, ये सब देशों को छोड़कर, कुछ देशों को छोड़कर लगभग 20वीं सदी तक हर देश में गणतंत्र की स्थापना हो गया था। उपनिवेशवाद का समाप्ति हो गया था, उपनिवेश जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था और वह जो है गणतंत्र की स्थापना हो गया था। इसी के फलस्वरूप जो है तीनों जो है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर के जो है देखते हुए प्रेरणा स्रोत मानते हुए भारत में क्रांति के फलस्वरूप प्रथम क्रांति कब हुआ था 1857 में, उसके बाद जो है क्रांति 1947 तक चलता रहा। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी
1950 को भारत एक संप्रभु देश बन गया। भारत एक संप्रभु देश बन गया, अर्थात जो है 26 जनवरी 1950 को भारत एक ऐसा देश बन गया जो विदेशी मामलों में, आर्थिक मामलों में, बाह्य का आक्रमणों में अपना जो है निर्णय खुद ले सकता था। 26 जनवरी 1950 और 1947 के जो बीच का दरमियान था वो भारत संप्रभु राज्य नहीं था। वो क्या था? भारत स्वतंत्र था लेकिन संप्रभु राज्य नहीं था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। राइट, ये रहा हमारा लोकतंत्र का जो है प्राचीन इतिहास। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र में किस प्रकार से है, उसका टाइप्स क्या है। तो लोकतंत्र को अगर बांटे तो लोकतंत्र को जो है हम 5 तरह से बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं कौन कौन सा। अगर पहला आधार बांटा जाए तो इसमें कैसे बांटा जाएगा? जनता के शासन या संपर्क के आधार पर, जनता के शासन या संपर्क के आधार पर, संपर्क के आधार पर। दूसरा क्या, सब आपके सामने है। विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, सब आपका देखा हुआ है के आधार पर। नंबर 3 क्या कर सकते हैं? विधायिका या कार्यपालिका के आधार पर। पढ़े थे पिछले क्लास में, विधायिका या कार्यपालिका के आधार पर। नंबर 4 और क्या हो सकता है? राजनीतिक दलों के आधार पर। दलों के आधार पर। और क्या बच गया? और कौन सा बेस हो गया? हाँ, एक और बच गया, केंद्र और प्रांत। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रांतों के संबंधों के आधार पर। ये जो है अगर बांटा जाए, लोकतंत्र के टाइप्स ऑफ लोकतंत्र कहा जाए या लोकतंत्र के प्रकार के रूप में अगर बांटा जाए तो जो है इसे मूल रूप से अगर विभाजित किया, इसे जो मूल रूप से अगर विभाजित कर सकते हैं हम लोग तो 4 तरह से विभाजित कर सकते हैं। जनता या शासन के संपर्क के आधार पर, ठीक है। दूसरा विचार, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आ जाएगा, उसमें संपर्क के आधार पर सीधे जनता के संपर्क कर रहे हैं या प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर, विधायिका या कार्यपालिका के आधार पर, राजनीतिक दलों के आधार पर तथा केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर हम जो है लोकतंत्र के को परिभाषित कर सकते हैं। तो पहला जो है हम देखेंगे बारी बारी से सबका। पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि जनता के शासन या संपर्क के आधार पर, जनता के शासन या संपर्क के आधार पर हम इसे 2 प्रकार के बांट सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या कहता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहता है जहां, सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जहां की जनसंख्या कम हो, जहां की जनसंख्या कम हो। यहां ध्यान रखिएगा, जनसंख्या कम हो, जनसंख्या कम हो, वहां जनता के द्वारा सीधे तौर पे या डायरेक्ट रूप से संविधान संशोधन या निर्णय लिया जाता हो,
संविधान संशोधन या निर्णय लिया जाता हो वह क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाएगा। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें जो है जनसंख्या बहुत कम ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या कम है। आधुनिक युग में जो है वर्तमान समय में हर देश की जनसंख्या लगभग जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है। 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो वहाँ 10 करोड़ की जनसंख्या को शामिल करने के बाद अगर संविधान का संशोधन किया जाना असंभव। 10 करोड़ की जनसंख्या जो एक साथ संविधान एक साथ जो है इकट्ठा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है गया? इनडायरेक्ट, जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। इसको या अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि संविधान के संशोधन या निर्णय में भाग लेता है। उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, राइट। इसे भी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यह जो जनता के द्वारा अगर जो है इसका प्रतिनिधित्व जो निर्णय लेता है वो जनता का निर्णय कहलाता है, क्योंकि यह जो है जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है। यह इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें जनता सीधे तौर पे भाग नहीं लेता है। वह जो है इस डेमोक्रेसी में जनता का प्रतिनिधित्व भाग लेता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट, जबकि इसमें जनता सीधा भाग लेता है, इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको कहा जाता है, बराबर। अब जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को दो भाग जो है और परिभाषित अगर विस्तृत रूप से किया जाए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इसमें आ जाता है इनिशिएटिव तथा रेफरेंडम। इनिशिएटिव जो कहते हैं पहल, इसको जो होता है पहल प्रक्रिया, इसको कहा जाता है जनमत संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण है। इनिशिएटिव में क्या होता है? इनिशिएटिव में होता है नागरिक जो है डायरेक्ट रूप से संविधान संशोधन में भाग लेता है। नागरिक जो है डायरेक्ट रूप से संविधान संशोधन में भाग लेता है या निर्णय देने में भाग लेता है। रेफरेंडम का क्या है? इसमें डायरेक्ट भाग ले रहा है संशोधन में या निर्णय दे रहा है, इसमें डायरेक्ट है। इसमें जो है रेफरेंडम में रेफरेंडम कहता है कि सरकार अपना निर्णय जनता पर थोपने के बजाय काफी है, थोपने के बजाय क्या करता है? उसका सलाह लेता है। जनता के जो है सरकार अपना निर्णय जो है जनता पर थोपने के बजाय वो क्या लेता है? सलाह लेता है जनता का। किसके द्वारा? वोट या मत के द्वारा। आधुनिक ये जो है अभी अगर इसका प्रारूप अगर देखा जाए इंडिया में, याद है जब आपकी सरकार बना था एक बार, तो क्या कर रहा था केजरीवाल जो है जनता का सलाह ले रहा था। क्या सलाह ले रहा था? हम गठबंधन करें या ना करें, यही जो है रेफरेंडम के तौर पर कर रहा था, ठीक है। वो जनता का जो है सलाह लेना चाह रहा था। ये जो है इसमें भारत में, ठीक है। तो इनिशिएटिव और रेफरेंडम, जिसमें ये जनता जो है डायरेक्ट रूप से अपना निर्णय देता है। रेफरेंडम में सरकार तो निर्णय करता है, लेकिन निर्णय थोपने की बजाय जो है जनता से सलाह लेता है। ये इनिशिएटिव है और रेफरेंडम है। अब ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जो कौन सा डेमोक्रेसी है बहुत महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड में जो अपनाया गया डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बाकी अन्य देशों में जो अपनाया गया वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भाग है, राइट। एक इम्पोर्टेंट और है
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल अर्थात जो है बुलाने का, वापस बुलाने का अधिकार। एक आता है राइट टू रिकॉल, वापस, राइट टू रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का अधिकार। जब जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व को, इसमें जो होता है इनडायरेक्ट में, जनता अपने प्रतिनिधित्व को कामों से, अपने प्रतिनिधित्व के कामों से असंतुष्ट हो जाता है, तो वह जो है वापस बुलाने का अधिकार रखता है, वापस बुलाने का अधिकार रखता है। इसमें क्या होता है, उसका जो है निर्वाचक मंडल का सदस्य, निर्वाचित जो मंडल होगा, निर्वाचक मंडल का सदस्य जो होता है उसको नॉमिनेट करेगा और वह जो है अपने प्रतिनिधित्व को वापस बुलाने का, उसको जो है होगा 50,000 या 1 लाख से अधिक जनता उसमें साइन कर देगा, वह जो अपना प्रतिनिधित्व वापस देना पड़ेगा, यानी उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ये होगा राइट टू रिकॉल, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू रिकॉल। भारत में जो है, इसको भी बता देते हैं, भारत में आंदोलन चला था, जन लोकपाल आंदोलन। जन लोकपाल आंदोलन किसके द्वारा, अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया था। अन्ना हजारे का द्वारा जो चलाया गया था इसी पर आधारित था, राइट टू रिकॉल पर, राइट टू रिकॉल पर आधारित था और राइट टू इंफॉर्मेशन पर आधारित था। यानी जन लोकपाल जो है किस पर आधारित था, राइट टू रिकॉल के लिए ही था। जन लोकपाल आंदोलन जिसको किसने चलाया, अन्ना हजारे ने चलाया था, बराबर। अब आगे देखते हैं, अगला जो आता है विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र। तो विचारधारा के आधार पर कौन कौन से हो सकता है, विचारधारा के आधार पर, विचारधारा भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, अभी इस क्लास में नहीं हुआ। विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर बहुत सारे विचारधारा थे। विचारधारा, कोई साम्यवादी अपनाना चाहता है, कोई कम्युनिस्ट अपनाना चाहता है, कोई मार्क्सवादी है, तो कोई गांधीवादी है। तो ये जो है विचारधारा के आधार पर जो अपनाया गया है लोकतंत्र, वह 3 प्रकार का है। 3 प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। पहला उदारवादी लोकतंत्र के रूप में, उदारवादी लोकतंत्र के रूप में, समाजवादी लोकतंत्र के रूप में, और एक आता है महत्वपूर्ण है साम्यवादी लोकतंत्र के रूप में, साम्यवादी लोकतंत्र के रूप में। अभी जो इतना पढ़ रहे हैं सारा डेमोक्रेसी है, सारा जो है डेमोक्रेसी का ही रूप है। इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कहाँ कहाँ जो है अपनाया गया है। उदारवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र का जो है क्या मायने रखता है, ये क्या, इसको परिभाषा क्या कहता है, यानी उदारवादी जो लोकतंत्र है ये क्या बताता है। उदारवादी लोकतंत्र जो है उदारवादी विचारधाराओं या उदारवादी विचारकों से जो उत्पन्न लोकतंत्र का जो परिभाषित किया गया वह उदारवादी लोकतंत्र कहलाया। इसमें जो है जनता तथा जनता की जो शक्ति है, जनता तथा इसका जो है व्यक्ति या स्वतंत्रता, या इसको सीधे कर देते हैं जनता की जगह व्यक्ति तथा इसकी स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। व्यक्ति तथा इसकी स्वतंत्रता, अर्थात जो है उदारवादी लोकतंत्र में महत्व किसको दिया गया है, व्यक्ति को तथा इसकी स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। यानी इसी के आधार पर जो है इसके लिए व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता को देखते हुए राज्य जो है कानून बनाएगा तथा राज्य का विकास करेगा।
इसमें क्या है महत्वपूर्ण रखा, इसमें रखा व्यस्क मताधिकार। व्यस्क मताधिकार क्यों रखा, इसमें जो है मताधिकार व्यस्क मताधिकार, इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना व्यस्क मताधिकार दे सकता है, किसी को भी दे सकता है मताधिकार। स्वतंत्र मताधिकार, स्वतंत्र, इसको लिखो स्वतंत्र व्यस्क मताधिकार, स्वतंत्र व्यस्क मताधिकार। या उसके बाद एक से अधिक, अगर जो है एक से अधिक राजनीतिक दल की स्थापना, राजनीतिक दल की स्थापना। अब जो है ये देखो, एक से अधिक राजनीतिक दल, एक से अधिक राजनीतिक दल का क्या मतलब है, एक से अधिक राजनीतिक दल का मतलब है कि जहां एक राजनीतिक दल रहेगा उसमें तो जनता का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही जीतेगा वही हारेगा, उसे हारने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दो है, या तो वो रहेगा या तो ये रहेगा। अब एक से अधिक राजनीतिक दल रहेगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन सा गलत है कौन सा निर्णय है। अगर ये दोनों गलत है तीसरा का ऑप्शन भी हम जोड़ सकते हैं, किसके द्वारा, व्यस्क मताधिकार के द्वारा। तो उदारवादी जो लोकतंत्र है व्यक्ति और इसकी स्वतंत्रता पर जोड़ देता है। ठीक है, अब अगला आता है समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र से पढ़ने से पहले हम साम्यवादी लोकतंत्र पर जो है प्रकाश डालेंगे। साम्यवादी लोकतंत्र जो है, साम्यवादी लोकतंत्र को तानाशाही लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। तानाशाही, अब तानाशाही लोकतंत्र क्यों कहेंगे इसको भाई, तानाशाही लोकतंत्र इसलिए कहेंगे इसमें जो है सिर्फ एक दल जो भाग लेता है, एक दल भाग लेता है, और यह जो दल होता है धनी होता है, अर्थात धनी व्यक्ति इस दल का सदस्य होता है। और यह जब धनी व्यक्ति किसी दल का सदस्य होता है तो मार्क्सवादी विचारधारा ये कहता है कि जब धनी लोग इस विचारधारा में आ जाए या सत्ता में आ जाए तो वहाँ जो है जन सामान्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, यानी तानाशाही बढ़ जाता है। जो भी निर्णय लेगा यही एक दल रहेगा, क्योंकि इसके पास तो विपक्ष का है ही नहीं, इसको रोकने वाला है ही नहीं, अर्थात जो है ये तानाशाही के रूप में काम करेगा। ठीक है, तानाशाह के रूप में काम करेगा। जैसे आधुनिक चीन में देख लीजिए, आधुनिक चीन में जो है यह जो है साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी लोकतंत्र है। वहाँ जो सिर्फ एक ही सरकार रहता है, वही निर्णय लेता है, जनता का उसमें जन सामान्य का कोई मतलब ही नहीं रहता है, आपके पास कुछ नहीं है। पूर्व यूएसएसआर में इसी तरह का था, लेकिन उसको जो है विघटित कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, और वहाँ जो है समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हुआ। ठीक है, अब जो आता है समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र क्या कहता है, समाजवादी लोकतंत्र कहता है कि जनता या व्यक्ति तथा उसके स्वतंत्रता को, व्यक्ति तथा स्वतंत्रता को ध्यान रखते हुए राजनीतिक विकास किया जाए, राजनीतिक विकास किया जाए, आर्थिक सुधार किया जाए। ठीक है, इसीलिए इसे आर्थिक समानता पर जोड़ दिया, वयस्क मताधिकार पर जोड़ दिया, वयस्क मताधिकार पर जोड़ दिया, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था पर जोड़ दिया, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था पर जोड़ दिया। और क्या कहा, इसके अलावा जो है अगर इसका जो है टैक्सेशन नियम है, एक नियमित कराधान की व्यवस्था किया। जो है नियमित कराधान से क्या होगा, देश का विकास होगा। आय के लिए कुछ चाहिए, आय के लिए चाहिए तो क्या चाहिए, उसको टैक्स चाहिए, तभी तो देश की आय होगा, बिना टैक्स का तो देश का आय होगा नहीं। इसे नियमित कराधान की व्यवस्था किया गया। तो ये जो है समाजवादी लोकतंत्र का रूप है। ठीक है, लेकिन अब जो है ये अगर कहा जाए भारत 1950 से लेकर के 1991 तक जो था वह उदारवादी विचारधारा से था। उदारवादी विचारधारा में क्या हो रहा था, सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। राष्ट्रीयकरण होता था तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, यानी उसको उसमें जो है एक अगर उसको कह सकते सीधे तौर पे तो आर्थिक समानता है। कोई भी अपने योग्यता के अनुसार पर उसमें
पद ग्रहण कर सकता है, यानी उसमें नौकरी पा सकता था। लेकिन 1991 के बाद, 1991 के बाद है नव उदारवाद। नव उदारवाद पर जो है भारत अग्रसर हुआ, नव उदारवाद की ओर चला। नव उदारवाद में क्या हुआ? नव उदारवाद में होता है निजीकरण पर जोर दिया गया। निजीकरण पर जो है जोर दिया गया। निजीकरण पे जो आधुनिक, जो अभी के सरकार जो है, अभी का सरकार नव उदारवाद की ओर सबसे ज्यादा अग्रसरित है। निजीकरण पर अभी जो है सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। कौन? अभी का सरकार जो 1991 से चलता रहा है, यानी जो है ना 1991 तक अगर उदारवाद का काल माना, अगर दो कालों में अगर इसको विभाजित किया जाए तो 1950 से 1991 तक का काल माना जाता है उदारवाद का। अगर जो है 1991 से आज तक का काल जो माना जाएगा नव उदारवाद काल। नव उदारवाद काल में जो है निजीकरण को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, राइट। उसके बाद अगर आते हैं कार्यपालिका के आधार पर, उसके बाद आते हैं कार्यपालिका के आधार पर। कार्यपालिका के आधार पर कार्यपालिका के आधार पर लोकतंत्र कैसे बांटेंगे? एक होता है संसदीय, दूसरा हो गया अध्यक्षीय। ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संसदीय और अध्यक्षीय। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जो होता है संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका जो होता है विधायिका से अलग होता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका से अलग नहीं होता है। विधायिका से अलग नहीं होता है, अर्थात जो विधायिका का सदस्य, कार्यपालिका का सदस्य जो है विधायिका के सदस्य से ही चुना जाएगा। अर्थात अगर ये कह सकते हैं कि विधायिका में जिसको आधे से ज्यादा मत प्राप्त हो, यानी आधे से ज्यादा सदस्य, अगर सदन का जो है सदन में आधे से ज्यादा सदस्य का बहुमत प्राप्त हो तो वह जो है कार्यपालिका के लिए जो है अपना मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और यही जो है इसी बहुमत, जिसको कहते हैं बहुमत दल का नेता कार्यपालिका के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा और अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। ठीक है, पहला। दूसरा अगर पॉइंट पे आते हैं कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में, इसमें जो होता है राज्याध्यक्ष जो होता है यह नाम मात्र का होता है। संसदीय में राज्याध्यक्ष जो होता है नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का मतलब बोले तो सिर्फ उसका नाम होता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी सारा काम करता है कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और उसका जो है किसके रूप में काम करता है? किसके अनुशंसा पर? ये जो है महारानी के आदेशों पर काम करता है। भारत में राष्ट्रपति कुछ स्वतंत्र कुछ भी करने से स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति, महारानी भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए जो है मंत्रिपरिषद को सलाह लेना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात जो है यह राष्ट्रपति का जो है राज्याध्यक्ष के रूप में वैल्यू नाम मात्र का है, सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है, राज्याध्यक्ष है। ठीक है, ये संसदीय रूप का है। विधायिका को अगर तीसरा पॉइंट बात करें, विधायिका को दो सदनों में बांटा गया है। विधायिका को दो सदनों में बांटा गया, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। लंदन में भी, ब्रिटेन का
हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधायिका के 2 सदन में बांटा गया। दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत के बाद किसी विधेयक को अधिनियम में बदल, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद उसे अधिनियम में बदला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी विधेयक को दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमति के बाद उसे अधिनियम के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसलिए विधायिका 2 सदनों में बांटा गया है, लोकसभा उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। अब आते हैं इस पे अध्यक्षीय लोकतंत्र पे। अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है? इसमें जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है विधायिका से नहीं होता है, विधायिका से नहीं किया जाता है, बल्कि इसका चुनाव जो होता है जनता द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचक गण द्वारा, जो जनता के द्वारा ही माना जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निर्वाचक दल। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा माना, तो जनता के द्वारा किया जाता है। यह जो राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा होता है, यह इसे विधानमंडल का सदस्य नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति जो है अध्यक्षीय रूप में विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन यह जो है विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो अध्यक्ष प्रणाली में जो होता है यह वास्तविक रूप से होता है, वास्तविक रूप से प्रधान होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वास्तविक रूप से, जिसे जो निर्णय लेने के लिए किसी मंत्रिपरिषद का सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे जो है मंत्रिपरिषद लेने के लिए सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है अपने आप सलाह ले सकता है, अपने आप निर्णय ले सकता है, किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। यह जो प्रणाली है भारत में लागू है, और यह प्रणाली कहाँ लागू है? यह प्रणाली अमेरिका में लागू है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सदस्य चुनने के लिए बाध्य नहीं है, तो वह जो है बहुमत दल से ही अपना मंत्रिमंडल का सदस्य चुने। वह जो किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नियुक्त कर सकता है या मंत्री बना सकता है, जो लगता है वह व्यक्ति उस विभाग को अच्छी तरह से चला सकता है। ये होता है अध्यक्षीय प्रणाली में। नोट करिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं केंद्र और प्रांतों के आधार पर। अभी बताए थे केंद्र और प्रांतों के आधार पर। प्रांतों के आधार पर, केंद्र और प्रांतों के आधार पर पहला जो बनता है परिसंघ, कन्फेडरल, जिसको कन्फेडरल। दूसरा क्या बनेगा? संघ। परिसंघात्मक सीधो कर दो, संघात्मक इसको पूरा रूप करेंगे तो। और तीसरा जो करेंगे एकात्मक, यूनिटरी। कन्फेडरल, फेडरल और यूनिटरी। अब परिसंघात्मक क्या कहता है? संघात्मक क्या कहता है? ये जो है प्रांत का
वैल्यूएशन क्या होता है, इसमें प्रांतों का इसी के आधार पर जो है इसको अगर लोकतंत्र के रूप में बांटे हैं तो इसका जो है सभी का चर्चा करेंगे एक एक करके, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक के रूप में। तो सबसे पहले हम परिसंघात्मक पर चर्चा करें तो परिसंघात्मक क्या कहता है? परिसंघात्मक कहता है इसमें जो है छोटे छोटे राज्य आपस में एक सहमति बनाता है। छोटे छोटे राज्य जो है आपस में एक सहमति बनाता है सहमति बना लिया और एक राष्ट्र का निर्माण करता है। इसके पास जो है सभी राष्ट्र बाह्य आक्रमणों, विदेशी नीतियों और जो है संचार के लिए, निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र होता है। सभी राज्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जो है अपने निर्णय या जो है अपने एकात्मक दृष्टि को अपनाते हुए एक संघ का निर्माण करता है। ज्यादा बड़ा देश हमें आक्रमण करेगा तो हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको सामना करेंगे। इसी तरह से परिसंघ का निर्माण करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी ये जो परिसंघ है सभी अपने अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता है। जब कभी भी चाहे तो यह अपने आप स्वतंत्र हो सकता है, तो कहेगा भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपने आप में जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने आप हट जाएगा। इसीलिए इसको जो कहा जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये राज्य कभी भी स्वतंत्र होगा और इसका संगठन का जो है टूट जाएगा। जैसे इसका निर्माण जो पहले था, पूर्वी यूएसएसआर जो था इसी तरह से था, वो अपने आप टूट गया 1990 के बाद। राष्ट्रमंडल जो इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ, कभी भी कहाँ इसका मुख्यालय लंदन, कभी भी जो है इसके भारत भी इसका सदस्य कभी भी से अलग हो सकता है। इसका जो है ये नहीं है कि इसका जो है उपनिवेश है, राष्ट्रमंडल या का जो है उपनिवेश नहीं हुआ, यानी इसको जो कहा जा सकता है ये जो किसी देश का उपनिवेश नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है, बराबर। यह जो है भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रमंडल से निकलने के लिए यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। इसके पहले भी जो अगर प्राचीन कहे, प्राचीन अमेरिका जो अमेरिका आया था वह भी इसका ही भाग था, लेकिन कुछ कारणों से यह जो है परिसंघ की जगह संघ बन गया। तो पहले संघ, अब जो है आते हैं संघात्मक पर, तब हम अमेरिका के बारे में समझेंगे। तो यह जो हो गया परिसंघात्मक, जो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है, एक लाइनों में कह सकते हैं। अब आता है संघात्मक, फेडरल जिसको कहते हैं। संघात्मक किसको कहते हैं? संघात्मक हुआ जिसमें परिसंघ की तुलना में अगर इसको कहा जाए तो कम लचीली होता है, लेकिन यह जो होता है स्वतंत्र राज्यों का संगठन है, वो भी स्वतंत्र राज्यों का संगठन था, लेकिन इसमें जो है स्वतंत्र राज्य विदेशी मामलों में, बाह्य आक्रमण में या संचार व्यवस्था में स्वयं निर्णय नहीं लिया जा सकता है, बल्कि इसको निर्णय लेने के लिए एक मुख्यालय होता है, एक केंद्र होता है, वह निर्णय लेता है। जैसे आधुनिक समय में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहले जो था ये परिसंघ के रूप में था, लेकिन कुछ कारणों के बाद, कुछ बाह्य आक्रमणों के कारण जो है जिसका जो है स्वतंत्रता छीन लिया गया
और यह जो है अब इसमें क्या होगा, अब इस संघात्मक में अब ये जो छोटे छोटे राज्य थे स्वतंत्र राज्य, ये अपने आप से अलग नहीं हो सकते हैं, अपने आप अलग नहीं हो सकते हैं, यानी किसी भी तरह से वो अलग होने के लिए तैयार नहीं है, यानी अलग नहीं हो सकता है, चाहे जो भी हो अब वो केंद्र के अधीन ही रहेगा, राइट। लेकिन उसमें था परिषद में अपने आप अलग हो सकता है। यह जो वर्तमान में कहाँ है, USA में है, ठीक है। इसको अगर कहा जाए एक शब्दों में, इसको कहेंगे अविनाशी, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन इसको कहेंगे। आगे देखेंगे एकात्मक, एकात्मक रूप में एकात्मक क्या कहता है, यूनिटरी। एकात्मक कहता है कि यह जो होता है इसमें केंद्र सबसे भैया, इसमें भी छोटे छोटे राज्य बनता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमें जो होता है केंद्र का महत्वपूर्ण होता है, केंद्र का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो होता है राज्य का कोई महत्व नहीं है, राज्य का महत्व नहीं होता है, अर्थात कभी भी राज्य तो कभी भी केंद्र चाहे तो राज्य को समाप्त कर सकता है, राज्य को विखंडित कर सकता है, राज्य को खंडित कर सकता है, राज्य को मिला सकता है एक दूसरे में, या राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। यह जो स्थिति लागू है भारत में लागू है, यूनिटरी लागू है, इसमें केंद्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, राज्य का कोई स्थान नहीं है। जैसे आधुनिक में अभी जो समय हुआ, अभी प्रेजेंट समय में क्या हुआ कश्मीर को J&K को खत्म करके वहाँ क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना गया, इसके राज्य की दर्जा को खत्म कर दिया गया। भारत जब आजाद हुआ था तो 14 राज्य था, आज जो भारत में 28 राज्य है। ये राज्य का निर्माण करना, राज्य का वैल्यूएशन को खत्म करना सब किसके हाथ में रहता है, केंद्र के हाथों में रहता है। इसके अलावा इसको न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, न्यायपालिका जो होता है कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो केंद्र का महत्वपूर्ण है, इसके लिए न्यायपालिका में सारे राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इसके अलावा भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय का भी गठन किया गया है। ये जो स्थिति लागू है भारत और ब्रिटेन में, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो है दलों के आधार पर, दलों के आधार पर कैसे बांटेंगे? जहां एक दल हो, अभी बताए थे, दो दल हो, दो दलीय, एक दलीय और बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक दल का मान्यता होता है, सिर्फ एक दल का मान्यता होता है, यानी इसके अलावा जितने भी दल हैं उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है जितने एक दल के अलावा जो है जितने भी दल होते हैं उसे प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कहे तो जो है प्रधानता, अगर बात करें तो एक दल की प्रधानता भी वो कह सकते हैं एक दल की प्रधानता है वो भी एक दलीय होता है। जैसे 1950 से 1977 तक जो था भारत में एक दलीय प्रणाली था, सिर्फ एक ही दल था, कौन था? कांग्रेस था। 1950 से 1970 27 साल एक दलीय था। और जो आधुनिक एज में एक दलीय प्रणाली वह चीन में लागू है। यह जो एक दलीय प्रणाली चीन में लागू है। दो दलीय प्रणाली जिसमें दो दल की मान्यता होता है, इसके अलावा दो दल के अलावा तीसरा दल की मान्यता नहीं होता है, उसे दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। यह जो होता है लंदन में है,
और कहाँ है? अमेरिका, ये ब्रिटेन इसको कह सकते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, अमेरिका में लागू है। ब्रिटेन में कौन कौन से पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दो ही पार्टी का सरकार बनता है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में, और यहाँ दूसरा रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। ये हो गया दो दलीय, या तो सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी रहेगा या सत्ता में लेबर पार्टी रहेगा, सत्ता में डेमोक्रेटिक पार्टी रहेगा या रिपब्लिक पार्टी रहेगा। यानी यहाँ जो है सिर्फ दो दलों का ही प्रधानता है, दो दलीय प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र है। अब आता है तीसरा बहुदलीय। बहुदलीय में क्या करता है? जिसमें एक से अधिक दलों की प्रधानता होता है या मान होता है या वैल्यू दिया जाता है, उसे बहुदलीय कहते हैं, जो भारत में लागू है। भारत में वर्तमान में जो है एक से अधिक दल लागू है, एक से अधिक बहुत सारे छोटे छोटे हैं, बीजेपी है, अकाली है, कांग्रेस है, टीएमसी है, जेडीयू है, राजद है, बहुत सारे दल हैं। तो ये बहुदलीय प्रणाली, कोई भी सत्ता में आ सकता है, आप है तो कोई भी सत्ता में आ सकता है, इसे जो है कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जब भी होगा द्विदलीय में होगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, कोई भी हारेगा ये जीतेगा। एक ही में, इसमें तो हारने और जीतने की कोई संभावना नहीं है। चीन में इसमें जो वैल्यू दिया जाता है, इसमें एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, एक ही आदमी जब चुनाव लड़ेगा, एक ही रेस, जब आदमी रेस में दौड़ेगा तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा, कोई हारेगा ही नहीं। तो क्या होगा, इसमें जो है उसका लोकप्रियता के आधार, उसका जो है लोकप्रियता की गणना की जाती है, तो लोकप्रिय कितना है, उसी के आधार पर अगली बार टिकट उसको दिया जाता है। इसमें जो है वैश्य मताधिकार पे चुनाव होता है, और भारत में भी वैश्य मताधिकार पे ही चुनाव होता है। लेकिन जब जो है सरकार, यहाँ जो है एक से अधिक दल, बहुत दल हैं, तो सरकार एक दल, कोई भी जब एक से अधिक दल होगा तो सरकार जो है कोई एक दल अकेले नहीं बना सकता है। तो इसके लिए जो है भारत में वर्तमान में दो तरह का गठबंधन चल रहा है, एक एनडीए है और दूसरा यूपीए है। यूपीए और एनडीए, एनडीए जो कहा जाता है इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसको जो कहा जाता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है। एनडीए जो आता है, जो भी कहते हैं बीजेपी वाला सरकार जो है एनडीए का है, एनडीए इसके साथ गठबंधित है, बीजेपी प्लस इसके समर्थक पार्टी, यूपीए, कांग्रेस तथा इसके समर्थक पार्टी, ये जो कहलाता है गठबंधन एनडीए और यूपीए। ये दोनों पार्टी है, जबकि ये दोनों गठबंधन है, याद रखिए। एनडीए और यूपीए जो है एक गठबंधन है, जबकि लंदन और ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन और अमेरिका में जो है दो दलीय है। भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, या बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की स्थापना की गई है। राइट, ये था हमारा लोकतंत्र का प्रकार। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के प्राचीन स्रोत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इतना इसीलिए बता दिए कि भारत में लोकतंत्र का जो स्थापना हुआ, लोकतंत्र बना, या लोकतंत्र का प्रकार जो है किस रूप में था, इसलिए इसको पहले इसके इतिहास के बारे में जानकारी दी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का, भारतीय संविधान का जो है स्रोत तथा उसका जो है निर्माण किस तरह से किया गया। ठीक है, धन्यवाद।